दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रंगोली पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से कार्यक्रम आयाम में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। आज की हमारा चर्चा का विषय है श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं। श्रमिकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कई सारे श्रमिक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनके इन्हीं संघर्षों को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। योजनाएं तो बहुत सारी है। श्रमिकों के लिए बाल श्रम योजना है, श्रमिक कार्ड है, श्रमिकों के मकान के लिए मकान मरम्मत की योजना है, श्रमिकों के बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की योजना है, बीमा योजना है, कई सारी योजनाएं हैं और हम आपको आज सबकी जानकारी देंगे। ये हैं गणेश कुमार झा जी, ये लेबर सुपरिटेंडेंट हैं श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आयाम कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने अभी कहा सर कि हमारी चर्चा का विषय है आज का श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, सबसे पहले वर्तमान की बात करते हैं कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या अभी हाल में ही बिहार सरकार द्वारा कोई नई नीति या योजना घोषित हुई है? श्रमिक जो हैं वो समाज का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें कई प्रकार से सशक्त करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वो समाज के एक कमज़ोर वर्ग से आते हैं। इसलिए समाज में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं, कई तरह की नीतियां बनाती हैं और श्रमिकों के लिए भी इन नीतियों में ध्यान रखा जाता है। हाल के दिनों में हम लोगों ने जो है सो भारत सरकार के माध्यम से ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से बिहार में जितने भी असंगठित कामगार हैं, जितने भी वैसे कामगार जो कि दैनिक मजदूर के रूप में पहचाने जाते हैं, उन सब का डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, इन सब का डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार की कई सारी योजनाएं हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, जिसके द्वारा उनको जो है सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं जो समाज के अन्य वर्गों के अलावा श्रमिकों के लिए भी कल्याणकारी होती है। सर, असंगठित श्रमिकों की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार द्वारा क्या प्रयास की जा रही है, कुछ उसके बारे में बताएं। असंगठित श्रमिक हम लोग वैसे श्रमिक को कहते हैं जिसको संगठित क्षेत्र में कोई रोज़गार प्राप्त नहीं है। बेसिकली अगर हम श्रम अधिनियमों के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो असंगठित श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। जैसे उनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है, EPF एक्ट है, उसके तहत उनको कवर्ड नहीं किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जो है उनको कवर्ड नहीं किया जाता है। उनको ग्रेच्युटी का फ़ायदा नहीं मिलता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत वो नहीं आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत वो नहीं आते हैं। तो ऐसे जो कर्मी हैं, ऐसे जो दैनिक मजदूर हैं या ऐसे जो रोज़गार करने वाले व्यक्ति हैं जो इन अधिनियमों से आच्छादित नहीं होते हैं, उनको हम असंगठित श्रमिक में रखते हैं। बिहार सरकार जो है असंगठित श्रमिकों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और इसने इसके लिए एक स्पेसिफिक स्कीम बना रखा है। बिहार सरकार ने जो है असंगठित श्रमिकों के लिए जो है एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011। इस योजना के द्वारा सरकार जो है असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनको 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान करती है। यदि उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उनको 30,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। यदि किसी प्रकार के वो असाध्य रोग से ग्रसित होते हैं तो उन्हें 7,500 से लेकर 30,000 रुपये तक के सहायता का अनुदान दिया जाता है उनके बीमारी की प्रकृति के हिसाब से। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनको 5,000 रुपये का जो है सो लाभ उनको मिलता है। बच्चों के पढ़ने के लिए भी इसमें सुविधा दी गई है और इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र एक ही शर्त है कि वो बिहार राज्य का निवासी हो और 18 से लेकर 65 वर्ष तक की आयु में वो असंगठित क्षेत्र में काम करता हुआ कामगार हो। तो ये काफ़ी ही सरल योजना है। सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक इसमें कवर्ड होते हैं और सरकार इसमें योजना में उनको लाभ दिए जा रही है। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के लिए और भी कई प्रकार की स्कीम्स और योजनाएं हैं जो उनके मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा, उनके पेंशन के स्कीम, उनके बेरोजगारी की स्थिति, इन सबको कवर्ड करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है बिहार में बिहार शताब्दी असंगठित स्कीम जो है यही लागू है जो असंगठित श्रमिकों के लिए प्रभावकारी है। सर, ये तो हम असंगठित श्रमिकों की बात आपने अभी बताई। हम प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई कानूनी बदलाव या उनकी सुरक्षा के लिए कोई बदलाव किए गए हैं, कुछ उसके बारे में बताइए।
प्रवासी श्रमिक से तात्पर्य हमारा होता है कि यदि कोई श्रमिक राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य में या विदेशों में जाकर के कार्य करते हैं तो हम उसे प्रवासी श्रमिक के रूप में जानते हैं। वस्तुतः प्रवासी श्रमिक शब्द से कई लोग इसका नकारात्मक पहलू देखते हैं कि उन्हें पलायन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने बेहतर रोजगार के दृष्टिकोण से वो बाहर जाते हैं और राज्य के लिए वो रेमिटेंस अर्जित करते हैं, राज्य की संपत्ति में वो बढ़ावा देते हैं। वो काफ़ी सही और सकारात्मक दृष्टिकोण से उनका प्रवासन होता है। ऐसे श्रमिकों के लिए एक तो हमारे यहाँ अधिनियम है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, तो इसमें जो है दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों को जो है ले जाने वाले ठेकेदारों को अपना लाइसेंस लेना होता है, उनको अपना पंजीकरण कराना होता है इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि प्रवासी मजदूर को रजिस्टर्ड करेंगे। और जो पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं जो प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ नियोजित करना चाहते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्टर रखने होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही वो उन प्रतिष्ठानों में प्रवासी श्रमिकों का नियोजन कर सकते हैं। तो प्रवासी श्रमिकों का सुरक्षित प्रवासन हो, इसके लिए ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है सो प्रभावी है राज्य में। उसके अलावा प्रवासी श्रमिकों को अगर किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, दुर्घटना मृत्यु होती है, तो दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनको 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में जो है निःशक्तता होती है तो पूर्ण निःशक्तता के मामले में 75,000 रुपये और आंशिक निःशक्तता के मामले में 37,500 रुपये का जो है अनुदान प्रवासी श्रमिक को दिया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार जो है अपने प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवासन के लिए काफ़ी ही संवेदनशील है, साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। ये तो आपने प्रवासी श्रमिकों के बारे में बताया सर। अब निर्माण श्रमिकों की बात करते हैं। बिहार सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कौन कौन सी संचालित योजनाएं हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। जितने भी प्रकार के श्रमिक हैं उनमें जो निर्माण श्रमिक होता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि वह ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर जाकर के कार्य करता है। ऐसे में उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और उसके जीवन की क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, और इस अधिनियम के तहत उनके सुरक्षा के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। साथ ही इसी अधिनियम में उनके सामाजिक सुरक्षा की भी बात की गई है। और इस अधिनियम के साथ ही एक वेलफेयर एक्ट जो है, सेस एक्ट लाया गया है, जिसमें कि जितना भी निर्माण कार्य होता है राज्य के अंदर, चाहे वो निजी निर्माण कार्य हो या सरकारी निर्माण कार्य, उन सारे निर्माण कार्यों पर 1% जो है उपकर की राशि सरकार द्वारा ली जाती है और उस उपकर की राशि का संग्रहण करके उसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जमा किया जाता है और उस पैसे से निर्माण कामगारों के लिए जो है कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। और बिहार में 16 प्रकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन निर्माण कामगारों के लिए अभी किया जा रहा है। निर्माण कामगार में कई प्रकार के कामगार आते हैं, जैसे कि आपको राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री का हेल्पर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है। तो इस प्रकार के जितने भी कामगार हैं उनका राज्य के अंदर निबंधन किया जाता है। निबंधन के लिए शर्त 2 ही है, एक तो उनकी आयु जो है 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और दूसरी जो है उनका 90 दिन कम से कम 1 साल में काम जो है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में होना चाहिए। इस प्रकार के निबंधित कामगारों के लिए फिर कई प्रकार की योजनाएं हैं। अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो उसके लिए उनको 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसमें उनको 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। उनके बच्चियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता विवाह सहायता योजना के रूप में दी जाती है। इसके अलावा उनके बच्चों के शिक्षा के लिए योजनाएं हैं। पितृत्व लाभ का भी इसमें योजना है। अगर कोई निर्माण कामगार निबंधित है और उसकी पत्नी बच्चों का प्रसव देती है तो उसके बाद 2 प्रसव के लिए उसको जो है 6,000 रुपये का प्रति प्रसव दिया जाता है। मातृत्व लाभ का भी योजना है इसमें, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिनों की मजदूरी जो है महिला निर्माण कामगार को मातृत्व की अवस्था में प्रथम 2 प्रसव के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो है उनमें पेंशन की योजना का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह के दर से पेंशन है। यदि कोई निर्माण कामगार कार्य के दौरान विकलांग हो जाता है तो 1,000 रुपये प्रतिमाह के दर से विकलांगता पेंशन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा उनके भवन मरम्मति के लिए 20,000 रुपये एक मुश्त राशि का प्रावधान है। साइकिल खरीदने के लिए उनको अधिकतम 3,500 रुपये तक दिए जाते हैं। औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कई सारी योजनाओं से निर्माण कामगारों को जोड़ा गया है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे और वो अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सकें। सर, जैसा कि आपने अभी पेंशन योजना के बारे में बताया, तो पेंशन योजना के बारे में बताइए कि श्रमिकों के लिए कौन कौन से पेंशन योजना हैं और क्या उनके लिए कोई उम्र भी सीमित है? सामाजिक सुरक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण 6 अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पेंशन की योजना है। एक कामगार जो पूरी ज़िंदगी कार्य करने के बाद
उम्र के इस पड़ाव पे आता है जहाँ वो कार्य करने में असक्त है, ऐसी स्थिति में यदि उसको सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो उसका जो बुढ़ापा है वो लाचार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सुरक्षित करने के लिए सरकार कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाती हैं और केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं श्रमिकों के लिए इसमें उपयोगी हैं। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि निर्माण श्रमिकों के लिए जो निबंधित हैं उनके लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जो है 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो खुद को उस योजना में जोड़ सकते हैं और इसके लिए उन्हें अंशदान देना होता है और जितना अंशदान वो देते हैं उतनी ही अंशदान की राशि भारत सरकार द्वारा भी दी जाती है। 50% अंशदान श्रमिक द्वारा और 50% अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इन दोनों अंशदानों को मिला करके वह राशि कोष में जमा होती है और उसके बाद न्यूनतम 3000 रुपये का पेंशन जो है उनको 60 वर्ष के बाद मिलेगा। इस योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक का जो आय होना चाहिए वो 15,000 रुपये मासिक से अधिक नहीं होना चाहिए और इस योजना में वो सारे असंगठित श्रमिक आ सकते हैं जैसे कि रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, खेतीहर मजदूर जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है असंगठित श्रमिकों को पेंशन से जोड़ने के लिए। इसके अतिरिक्त जो है बिहार सरकार भी कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चला रही है जिससे श्रमिक लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, इससे भी श्रमिक अपने आप को जोड़ सकते हैं। उसके अलावा इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम है, उसके तहत भी श्रमिक उससे आच्छादित हो सकते हैं। तो कई प्रकार की पेंशन योजना है जो कि श्रमिकों को वृद्धावस्था के बाद लाभ प्रदान कर सकती है। एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी पेंशन योजना के लिए उम्र सीमा है न्यूनतम 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद ही किसी पेंशन योजना में उनको लाभ मिलेगा जो वृद्धावस्था पेंशन है। इसके अलावा कुछ और पेंशन स्कीम है जिसमें श्रमिक या उनके कोई आश्रित जो हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि विधवा पेंशन स्कीम है, लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम है, इसके तहत जो है पेंशन राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा विकलांगता की स्थिति में जो है आपको पेंशन स्कीम का व्यवस्था किया गया है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो कई प्रकार के पेंशन योजनाओं के द्वारा जो है श्रमिकों को सुरक्षित करने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है। ये तो हमने सर पेंशन की बात की, अब हम श्रमिकों की छुट्टी की बात करते हैं। किस अधिनियम के तहत श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी प्रदान की जाती है, कुछ इसके बारे में बताइए। जितने भी श्रम अधिनियम हैं जो कार्य की दशाओं को विनियमित करते हैं वो कहीं न कहीं साप्ताहिक छुट्टी या अन्य प्रकार की छुट्टियों की बात करते हैं, जिसमें से प्रमुख आपको है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम। ये सारे अधिनियम जो हैं आपको श्रमिकों के साप्ताहिक अवकाश की बात करते हैं। कोई भी श्रमिक अगर लगातार कार्य करता रहेगा तो उसकी कार्य शक्ति जो है वो घट जाएगी। इसीलिए 6 दिन कार्य करने के बाद कम से कम 1 दिन का पूर्ण विश्राम और उस पूर्ण विश्राम में उसे उस दिन की मजदूरी भी मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था जो है अधिनियमों ने की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी कहता है कि लगातार 6 दिन कार्य करने के बाद आपको उसको 7वें दिन विश्राम देना है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट में जो है आपको सवैतनिक अवकाश की भी बात की गई है, जिसमें कि एनुअल लीव विथ वेज होता है, यानी कि आपको अगर लगातार 20 दिन काम लिया जाता है तो उसके बाद 1 दिन आपका जो है सवैतनिक अवकाश संग्रहित होता है और इस प्रकार से आपको साल भर में जितने भी सवैतनिक अवकाश मिलते हैं उसका उपभोग जो है आप अगले साल कर सकते हैं। बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम में भी जितने भी कामगार हैं उनके लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था तो है ही। इसके अलावा 3 जो है राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी, जिसमें कि आपको 15 अगस्त, 26 जनवरी और महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी होती है और इसके अलावा 5 अन्य त्योहारों में जो है छुट्टी की व्यवस्था उनके लिए की गई है और सवैतनिक अवकाश की छुट्टी की व्यवस्था भी बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत की गई है। तो इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि श्रमिकों को अपने जीवन जीने का भी भरपूर समय मिले ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और छुट्टी की दशा का उपभोग करके वो अपनी कार्यशक्ति और इच्छा शक्ति को भी बढ़ाए रखें। सर, अब बाल श्रम की बात करते हैं। बाल श्रम के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो न केवल राज्य को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित की हुई है और इसी को देखते हुए ILO ने 12 जून 2002 में पहली बार इस बात की घोषणा की कि वह 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाएगा और भारत भी हर साल इस दिवस को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाता है। इसके अलावा भारत का अपना भी बाल श्रम निषेध दिवस है जो 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करें। बाल श्रम की जो कुरीति है वो किस प्रकार बच्चे के बचपन को नष्ट कर रही है, बच्चों का जो अधिकार है, जो UNCRC ने उनको अधिकार दिए हैं
वो अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उनका बचपन जो है काम में बर्बाद हो रहा है और जो भविष्य में हमको एक अच्छा व्यक्ति मिलने वाला था अपने राष्ट्र के लिए, उसका बचपन कार्यों में ख़त्म हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए बिहार सरकार काफ़ी ही प्रयत्नशील है। इसके लिए धावा दल के माध्यम से जिलों में जो है बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया जाता है। जो भी नियोजक बाल श्रमिक को रखते हैं उनके ऊपर जो है FIR दर्ज किया जाता है और बच्चे को विमुक्त कराने के बाद उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद उसको समाज कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित गृह हैं उनमें उनको रखा जाता है और उसके अलावा उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाता है ताकि वो दोबारा बाल श्रम में ना आए। इसके लिए तत्काल उनको 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और 25,000 रुपये का FD जो है उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राहत कोष से उसको दिया जाता है। जो FD वो 18 साल की उम्र के बाद अपना कैश आउट करा ले और अपने आगे के फ्यूचर के लिए उसको उपयोग करे। बिहार सरकार ने एक और स्पेशल स्कीम लाई है इसके लिए। उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। हाल ही में इस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड मिला है, स्कॉच का गोल्ड अवार्ड भी मिला है इस पोर्टल के इस इनिशिएटिव्स के लिए। यह चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम जो है वह बच्चे को विमुक्त होने के बाद और पुनर्वासित होने तक ये सारे चीज़ों की ट्रैकिंग करता है। इसमें कई सारे विभाग एक साथ आते हैं और कई सारे विभाग एक साथ मिल करके बच्चे को पुनर्वासित करने के लिए जो है अपना अपना दायित्व निभाते हैं। तो इस प्रकार बाल श्रम के लिए बिहार सरकार काफ़ी संवेदनशील है और इसीलिए देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में बाल श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। सर, ये तो हमने बाल श्रम पुनर्वास की बात की। अब बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की बात करते हैं। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए और उनको तत्काल सहायता के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, कुछ उसके बारे में बताइए। बंधुआ श्रमिक हम वैसे श्रमिक को कहते हैं जो किसी बॉन्डेज डेब्ट के कारण जो है पूरी ज़िंदगी एक ही मालिक के अंडर काम करता है, उसके कर्जे को वो चुका भी नहीं पाता है। उसके बाद उसके पीढ़ी के दूसरे तीसरे पीढ़ी के लोग जो हैं उस कार्य में लगे रहते हैं उस मालिक के अंदर। वो अपना नियोजन नहीं बदल सकता है, वो जो भी उत्पादन करता है वो किसी और को नहीं बेच सकता है, किसी खास को ही उसको बेचना होता है। इस प्रकार की स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग बंधुआ श्रमिक कहते हैं। बंधुआ श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने जो है 2016 में एक पुनर्वास की योजना लाई थी और इस योजना के तहत जो भी बंधुआ श्रमिक विमुक्त कराए जाते हैं उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के स्तर से विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और इस विमुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उनको इमीडिएट रिलीफ में जो है तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 20,000 रुपये का जो है अनुदान दिया जाता है। इस बार 2023 के फरवरी में सरकार ने इस 20,000 रुपये के अनुदान को बढ़ा करके 30,000 रुपया कर दिया है। उसके अलावा यदि यह साबित हो जाता है कि वह बंधुआ श्रमिक था और नियोजक पर अभियोजन जो है सिद्ध हो जाता है तो फिर उसके बाद जो पुरुष बंधुआ श्रमिक हैं उनके मामले में 1 लाख रुपये तक का उनको आर्थिक सहायता होता है। यदि कोई महिला बंधुआ श्रमिक है या कोई बाल बंधुआ श्रमिक है तो 2 लाख रुपये तक का आर्थिक सहायता है और यदि कोई सेक्स ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी इन सब से रिलीज किए गए बंधुआ श्रमिक होते हैं तो उनके केस में जो 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता बंधुआ श्रमिकों को दी जाती है। इसके अलावा राज्य में जितनी भी योजनाएं संचालित हैं जिससे बंधुआ श्रमिकों को आर्थिक रूप से सबल किया जा सके, उनको पुनर्वासित किया जा सके, जैसे कि आवास की योजना है, पशुधन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो इन सारी योजनाओं से भी बंधुआ श्रमिकों को जोड़ा जाता है। खाद्यान्न से जुड़ी हुई योजनाओं से जोड़ा जाता है ताकि बंधुआ श्रमिक जो हैं पूर्ण रूप से पुनर्वासित हों और दोबारा से उस बंधुआ श्रम की गुलामी में वो प्रवेश न करें। सर, चलते चलते आप श्रमिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देते चलिए जिससे वो लाभान्वित हो पाएँ। हम अपने श्रमिकों से, अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस बार जो 12 जून 2023 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है उसका थीम है जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। सभी के लिए सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकेगा जब सभी को संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं वो उनको प्राप्त हो। यदि बच्चे काम पे लग जाएंगे तो उनका भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं होगा, वो अंधकार में चले जाएंगे। इसीलिए हमारे दर्शकों से और हमारे श्रमिक बंधुओं से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और किसी भी प्रकार से बाल श्रमिकों से कार्य न लें। साथ ही जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो भी योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई जाती है उन योजनाओं की यदि उन्हें जानकारी है तो आस पड़ोस में अपने अगल बगल के लोगों को इसकी जानकारी दें ताकि वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकार की जो मंशा है कि हर एक योजनाओं से श्रमिकों को सुरक्षित करना है, वह मंशा हमारी पूरी हो सके। सर, आप हमारे आयाम कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे श्रमिकों के सरकारी योजनाओं के बारे में और सर ने सभी योजनाओं के बारे में विस्तार में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, इससे लाभान्वित हो पाएंगे।
अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आयाम, द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।